शुरुआत हो गई है रात की और समय हो गई मैथ के बाद की। मैं सौरभ तिवारी आप सभी विद्यार्थियों का अपने यूट्यूब चैनल बीटी नॉलेज वर्ल्ड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई अपना अध्ययन कर रहे होंगे। तो क्लास 12 के सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आज के सेशन के लिए सब लोग जुड़ जाइए। और आज हम लोग जो आव्यूह वाला चैप्टर पढ़ रहे थे उसका ये आज वाले लेक्चर में हम लोग जो संक्रियाएं हम लोग पढ़ रहे थे, आव्यूहों पर संक्रियाएं, जिसमें हम आपको योग की संक्रिया और अंतर की संक्रिया बता दिए थे, उसी के जस्ट आगे हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं और हम लोग आज आव्यूहों के गुणन के ऊपर आधारित पूरी संक्रिया को अच्छे से समझेंगे और उसके जो भी प्रॉपर्टीज हैं उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी बच्चों के लिए। और अगर आज ये वाला लेक्चर आप लोग देख लेंगे तो आपका गुणन संबंधित सारा जो कंसेप्ट है वह क्लियर हो जाएगा। तो जितने भी बच्चे अभी लाइव देख रहे हैं सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर देंगे और सभी बच्चों को बता देंगे कि ये जो वीडियो है शुरुआत हो गई है उसकी, जिससे सभी बच्चे हमारे आके जुड़ पाए। और उम्मीद करते हैं, बीच में थोड़ा 3-4 दिन आपका बीच में गैप हो गया था, इस वजह से कभी कभी हो जाता है, कहीं जाना पड़ सकता है या कोई ऐसी दिक्कत हो जाती है, बट हम अपने तरफ से प्रयास करते हैं कि बीच में कभी भी गैपिंग ना हो। फिर भी कभी कभी हो जाती है, उतना आप लोग मैनेज कर लिया करिए। और बीच में गैपिंग होने से ये भी फ़ायदा थोड़ा सा हो जाता है, आप लोग चीज़ों को रिवाइज भी कर लेते हैं और नोट्स भी अपना प्रॉपर तैयार कर लेते हैं। तो नोट्स अच्छे से बनाते जाइए, एक एक बातों को देखते जाइए और उसी प्रकार से इसी क्रम से आप लोग वीडियो पढ़ते जाइए। तो हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो तीसरी संक्रिया के ऊपर हम लोग डायरेक्टली बात करते हैं। सब लोग हेडिंग लगा लीजिएगा, आव्यूहों के गुणन या आव्यूहों का गुणन। तीसरी संक्रिया हम लोग पढ़ते हैं योग और अंतर के बाद आव्यूहों का गुणन। आव्यूहों का गुणन इंग्लिश में हम लोग इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस हम लोग इसके ऊपर चर्चा करते हैं, आव्यूहों के गुणन के ऊपर। तो लल्ला आप लोग ध्यान से पहले सुनिएगा, हम लोग जो आव्यूहों के गुणन की संक्रिया है उसको दो प्रकार से अप्लाई करेंगे, मतलब दो अलग अलग स्थितियों में हम लोग अप्लाई करेंगे। तो हम लोग केस स्टडी बेस पे इसको पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग केस नंबर फर्स्ट लेते हैं और उसके बाद हम लोग केस नंबर सेकंड लेते हैं। केस नंबर फर्स्ट लेते हैं और केस नंबर सेकंड लेते हैं। सबसे पहले आप लोग केस नंबर फर्स्ट और केस नंबर सेकंड करके अपने कॉपी पे नॉर्मली ऐसे दोनों पॉइंट पहले लिख लीजिएगा, फिर एक एक के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। केस नंबर फर्स्ट का हम लोग कब कहते हैं? केस नंबर फर्स्ट लिखेंगे यदि दिए गए आव्यूहों की कोटियां समान हो। पहला केस कौन सा बनता है? यदि दिए गए आव्यूहों की कोटियां, यदि दिए गए आव्यूहों की कोटियां का हम लोग क्रम भी कह सकते हैं, कोटि कहें चाहे क्रम कहें, कोटियां या क्रम समान हो। यदि दिए गए आव्यूहों की कोटियां या क्रम क्या हो? समान हो। इंग्लिश में क्या कहेंगे? व्हेन द ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिसेस आर सेम। और दूसरा है यदि दिए गए आव्यूहों की कोटियां भिन्न भिन्न हो। यदि दिए गए आव्यूहों की कोटियां, यदि दिए गए आव्यूहों की कोटियां भिन्न भिन्न हो, कोटियां भिन्न भिन्न हो, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कह देंगे? व्हेन द ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिसेस आर डिफरेंट। सब लोग पहले कॉपी पे ये दोनों बातें लिख लेंगे, फिर हम लोग अब एक एक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। तो पहले वाले केस में जब हमारे ऑर्डर सेम रहेंगे तब गुणनफल कैसे निकलेगा हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे, और दूसरे वाले में जब हमारे ऑर्डर जो भिन्न भिन्न रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे, तब हम लोग मल्टीप्लिकेशन कैसे निकाल सकते हैं मैट्रिसेस का, हम लोग इसके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। तो पहली हेडिंग कर लीजिएगा अब यहाँ से, ये दिए गए आव्यूहों की कोटियाँ या क्रम क्या हो? समान हो। चलिए लल्ला ध्यान से सुनिएगा। हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और हमारे पास एक मैट्रिक्स क्या है? बी है। हमारे पास मान लेते हैं दो मैट्रिसेस हैं, एक ए है और एक क्या है? बी है। और इन दोनों की जो कोटियां हैं, इन दोनों के जो ऑर्डर हैं वे सेम हैं। इन दोनों के ऑर्डर जो हैं वे क्या हैं? सेम हैं। और मान लेते हैं ये जो ऑर्डर है वह m क्रॉस n है। क्या है? m क्रॉस n। हम लोगों ने माना कि हम लोगों के पास दो क्या है? मैट्रिसेस हैं, ए और बी, और उन दोनों की जो कोटियां यानी ऑर्डर है वह सेम है। और ऑर्डर क्या हमारे पास? m क्रॉस n है। क्या है? m क्रॉस n। ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं हमारे पास पहले वाले मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं ये मान लेते हैं हमारे पास है। ध्यान से सब लोग समझेंगे।
ये हम मान लेते हैं A11, A12, A13, ठीक है। या हम 2x2 में ले लेते हैं और ज़्यादा आपको समझ में आएगा। A11, A12, A13, A11, A12 और A21 और A22, ठीक है, ठीक है। तो ये जो m क्रॉस n है, हम इसको किसके ऊपर अप्लाई करके आपको दिखा रहे हैं? व्यापक रूप में m क्रॉस n है, मान लेते हैं ये 2x2 का है। और इसी तरह b बराबर भी हमारे पास है B11, B12, B21 और B22, और ये भी क्या है 2x2 का। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास A और B दो मैट्रिसेस हैं, इनके ऑर्डर सेम है, जो m क्रॉस n है, और m क्रॉस n किसके बराबर है? यहाँ 2x2 के बराबर है। तो हम लोग इसके प्रोडक्ट को या इसके मल्टीप्लिकेशन को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो जब हम लोग इनका मल्टीप्लिकेशन निकालने जाएंगे तो हम लोग AB का मान निकालने जाएंगे। AB निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सब लोग ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स A लिख लेंगे, A11, A12, A21, A22, और दूसरे वाले में B11, B12, B21, B22। अब सबसे पहली बात आपको याद रखना है, ध्यान देना है कि जब हमारे पास दोनों 2x2 के रहेंगे तो हमारा जो रिजल्टेंट आएगा वो भी 2x2 का आएगा। यानी यदि दिए गए जो मैट्रिसेस दिए गए हैं, अगर उनकी कोटियाँ पहले की भी m क्रॉस n है, दूसरी की भी m क्रॉस n है, तो उसका जो रिजल्टेंट बनेगा उसकी भी कोटि क्या होगी? m क्रॉस n। अब यहाँ m क्रॉस n में मान लेते हैं हमारे पास 2x2 है, दोनों दिए गए मैट्रिक्स A और B की कोट, तो हमारे पास परिणामी की भी कोट कितनी हो जाएगी? 2x2 ही हो जाएगी। यानी समान ऑर्डर में दिए गए अवयवों की जो कोटियाँ होती है वही उसके रिजल्टेंट की भी कोटि आती है। ये बात आपको मस्तिष्क में बैठा लेना है। अब निकालते कैसे लल्ला, इस पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले मैट्रिक्स की पहली पंक्ति लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा धीरे धीरे। पहले वाले मैट्रिक्स की पहली पंक्ति लेते हैं, रो फर्स्ट, इसका मल्टीप्लाई हम लोग दूसरे वाले मैट्रिक्स के जो पहला कॉलम है उसके संगत अवयवों से करते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, पहले वाले अवयव की पहली पंक्ति के अवयवों का गुणा दूसरे अवयव के पहले स्तंभ के संगत अवयवों से करते हैं। अच्छा, कैसे? जैसे इस पंक्ति का पहला अवयव A11 है और इस स्तंभ का पहला अवयव B11 है, तो A11 का गुणा किस में होगा? B11 में। अच्छा, जब हम लोग A11 का गुणा B11 में करेंगे तो हमारे पास आ गया A11 इंटू B11। अगर और भी हमारे पास एलिमेंट अभी बचे हैं तो हम लोग बीच में प्लस लगा देंगे, ठीक है? क्या कर देंगे? प्लस लगा देंगे। अब यहाँ पहले पंक्ति का दूसरा एलिमेंट क्या है? आप कहेंगे सर A12, और इस कॉलम का दूसरा कौन सा है? आप कहेंगे सर B21। तो पहले वाले प्लेस पे हमारे पास देखिए क्या आ गया, पहले पंक्ति का जब हम लोग मल्टीप्लाई पहले कॉलम में किए तो संगत अवयवों का गुणा लिए और उनके बीच में क्या लगा दिए? प्लस लगा दिए। A11 B11, देखिए लिखा गया A11 B11, फिर प्लस A12 B21, A12 B21। संगत अवयव क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अगर रो का पहला अवयव लिया जा रहा है तो कॉलम का पहला लिया जा रहा है, और रो का जब दूसरा लिया जा रहा है तो कॉलम का भी दूसरा लिया जा रहा है। यानी संगत अवयवों के गुणनफल का योगफल, संगत अवयवों के गुणनफल का योगफल। इतना करने से हमारे पास पहला एलिमेंट आ जाएगा परिणामी का। अब सर दूसरे वाले को कैसे प्राप्त करेंगे? अब पहली पंक्ति का गुणा हम लोग पहले कॉलम में कर लिए, अब हम लोग पहली पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम में करेंगे, यानी C2 में अब करेंगे, और संगत अवयवों के गुणनफल का योगफल लेंगे, ठीक है? तो इसका मतलब अब यहाँ का इस पंक्ति का पहला अवयव क्या है? A11, और इस कॉलम का पहला अवयव क्या है? B12। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? अब बीच में हम लोग थोड़ा सा गैप छोड़ देंगे क्योंकि ये आगे के अवयव हैं, तो बीच में आपको गैप यहाँ बनाए रखना है, ठीक है? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास A11 और इंटू B12, यहाँ का पहला और यहाँ का पहला। अब बीच में प्लस लगा देंगे जो हम लोग जनरली जान रहे हैं। अब A12 और फिर B22, A12 और इंटू B22। तो देखिए हमारे पास पहले रो का पहले कॉलम में भी मल्टीप्लाई हो गया, दूसरे कॉलम में भी मल्टीप्लाई हो गया। ये पूरा मिलके एक अवयव प्रदान करेगा, इसको गुणा करके जब जोड़ेंगे और ये पूरा मिलके हमें एक अवयव दे देगा। तो इस प्रकार से हमारा
जो परिणामी 2x2 का बन रहा है उसके पहले पंक्ति के दोनों एलिमेंट अब यहाँ से आ जाएंगे। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली यही प्रोसेस अब R2 के साथ करेंगे। R2 उठाएंगे, R2 का गुणा एक बार C1 में करेंगे और फिर R2 का गुणा एक बार C2 में करेंगे। हमेशा रो का मल्टीप्लाई कॉलम में करेंगे, R1 का C1 में और फिर R1 का C2 में। उसी प्रकार अब हम लोग R2 का पहले C1 में करेंगे और फिर R2 का किस में करेंगे, C2 में करेंगे। तो हम लोग R2 का करने जा रहे हैं। देखिए संगत अवयवों का उसी प्रकार करेंगे। इसका पहला क्या है, आप कहेंगे सर A21 इंटू, यहाँ का पहला क्या है, आप कहेंगे सर B11 प्लस, यहाँ का दूसरा क्या है A22 इंटू, यहाँ का दूसरा क्या है B21। देखिए R2 का C1 में हम लोग कर दिए। अब सबसे लास्ट में R2 का C2 में करेंगे तो A21 इंटू B12 प्लस A22 इंटू B22। हमेशा ये वाला पूरा एलिमेंट जब एक हो गया, ये वाला पूरा एलिमेंट हो गया, इसके बीच में ये गैप मेंटेन रहना चाहिए। उसी प्रकार ये वाला पूरा हो गया, ये वाला हो गया, इसके बीच में गैप मेंटेन रहना चाहिए। यानी गुणनफल का योगफल लेने के बाद जब एक से दूसरे में हम लोग जाते हैं तो वो बीच में ये वाली गैपिंग मेंटेन होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए कुल 4 अवयव हो गए कि नहीं। यहाँ पे 1 2 3 4 और रिजल्टेंट अगर 2x2 का है, टोटल 4 एलिमेंट हमें मिलने भी चाहिए। तो ये तो व्यापक रूप की तरह हम बता दिए 2x2 का इस प्रकार निकलता है। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आई होगी। हम लोगों ने क्या क्या किया, सबसे पहले स्टेप में R1 का गुणा C1 में किया। देखिए पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम में किया। फिर दूसरी कंडीशन में क्या किया हम लोग, पहली ही पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम में किया। R1 का ही गुणा हम लोग C2 में कर दिए। फिर तीसरा हम लोग क्या किए, जब पहली पंक्ति का गुणा दोनों कॉलम में हो गया तो अब हम लोगों ने दूसरा रो उठाया, दूसरे पंक्ति का गुणा पहले कॉलम में किया और चौथी कंडीशन में क्या किया, दूसरे पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम में कर दिया। तो इस प्रकार से हम लोगों का यह परिणामी तैयार हो गया। तो अगर इसको हम लोग रो और कॉलम के रूप में लिखना चाहें, आपको इस बात को समझना चाहें, तो हम लोग इस वाले परिणाम को कैसे प्राप्त किए हैं, A11 इंटू B11 प्लस A12 इंटू B21। जब R1 का मल्टीप्लाई हम लोग C1 में किए हैं। फिर दूसरा वाला कैसे प्राप्त हुआ है, जब R1 का मल्टीप्लाई C2 में किए हैं। ये वाला कैसे प्राप्त हुआ है, जब R2 का मल्टीप्लाई C1 में किए हैं। और ये कैसे प्राप्त हुआ है, जब R2 की मल्टीप्लाई C2 में किए हैं। तो ये लल्ला निकालने का प्रोसेस है। अभी एलिमेंट जब लेंगे आप व्यू में तो और आसान होगा, क्योंकि तब डायरेक्टली गुणा करके जोड़ने पर क्या आएगा, आप लिख पाएंगे और आसान हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है। एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, अवयवों का गुणन हम लोग तब सीख रहे हैं जब कोटियां क्या हैं, समान है। कोटियां समान होने का मतलब जितने पहले का अवयव का ऑर्डर है उतना ही सेकंड वाले का ऑर्डर। हम लोग यहाँ 2x2 के ऊपर अप्लाई करके देख रहे हैं व्यापक रूप में। तो अगर यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखे होंगे तो हम लोगों ने क्या किया, पहली पंक्ति थी, यहाँ दूसरी पंक्ति थी, यहाँ देखिए पहली पंक्ति थी, यहाँ दूसरी पंक्ति थी। तो हम लोग हमेशा रो इंटू कॉलम करते हैं। पहले अवयव की पहली पंक्ति का गुणा दूसरे अवयव के पहले कॉलम से। फिर जब इन दोनों का हो जाएगा तो पहली पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम से। जब इन दोनों का भी हो जाएगा, यानी पंक्ति का इधर जितने कॉलम है सबका हो गया, तब हम लोग दूसरी पंक्ति उठाएंगे। अब दूसरी पंक्ति का पहले कॉलम से और फिर दूसरी पंक्ति का दूसरे कॉलम से। इस प्रकार से हमारी पूरी प्रोसेस क्या होगी, कंप्लीट होगी। और लास्ट में जब यहाँ एलिमेंट रहेंगे तो उसको हम लोग जोड़ लेंगे, जो आएगा हमारा परिणामी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम लोग समान कोटि के ऊपर एक एग्जाम्पल लेते हैं एलिमेंट्स का, जिससे आपको बात समझ में आए, और तब हम आपको इसके डेफिनेशन पर ले चलेंगे। क्योंकि डेफिनेशन डायरेक्टली जानने में कोई फ़ायदा नहीं है, पहले इसको अप्लाई करना सीख लेना है, तो डेफिनेशन आसानी से आप बना सकते हैं। सब लोग ध्यान से देखें, हमारे पास मान लेते हैं इसका एग्जाम्पल, सब लोग ध्यान से देखें। हम लोग मान लेते हैं हमारे पास अवयव A बराबर दिया गया है 1 2 3 4, और हमारे पास अवयव B बराबर दिया गया है 5 6 7 8। आप लोग देखिए इनके ऑर्डर सेम है, ये भी 2x2 का है, ये भी 2x2 का है, और हमें वैल्यू निकालनी है इसके गुणनफल की, यानी AB की। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, सब ध्यान से हमारी बात समझें। जब हम लोग इसका गुणनफल लेने जाएंगे तो हम लोग पहले A इंटू B लिख देंगे। अब A की वैल्यू लिख देंगे और B की वैल्यू लिख देंगे 1 2 3 4 और इंटू 5 6 7 8। ये भी 2x2 का है, ये भी 2x2 का है।
जब हम लोग इसका गुणनफल निकालेंगे तो हम आपको बताए थे जितने ऑर्डर का दिया रहेगा उतने ही ऑर्डर का हमारा परिणामी भी आ जाएगा, तो ये भी 2 क्रॉस 2 का हो जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे कैसे, देखिए पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में करेंगे और संगत अवयवों का गुणा करते हैं तो 1 का गुणा 5 के साथ करेंगे। देखो पूरा विस्तार से लिख दे रहे हैं आप लोगों के लिए, 1 गुणे 5 और फिर बीच में क्या लगाते हैं प्लस, फिर 2 का किस में करेंगे 7 में, 2 गुणे 7। पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम में हो गया। अब पहली पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम में जब करेंगे तो 1 का गुणा किसके साथ करेंगे, आप कहेंगे सर 6 के साथ, बीच में गैप कर दीजिएगा, 1 गुणे 6 और फिर प्लस 2 गुणे 8, 2 गुणे 8, तो ये हो गया। अब हम लोग पहली पंक्ति का गुणा पहले और दूसरे दोनों कॉलम में कर लिए। अब हम लोग दूसरी पंक्ति उठाएंगे, सेम प्रोसेस दोहराएंगे। 3 का गुणा 5 में, 3 गुणे 5 और प्लस 4 का गुणा 7 में, 4 गुणे 7। अब जब दूसरे कॉलम में करेंगे 3 का गुणा 6 में और प्लस 4 का गुणा 8 में। अब हम लोग इसके गुणनफल का योगफल ले लेंगे, वही हमारा परिणामी आंसर बन जाएगा। तो देखिए 5 एकम 5 और 7 दूनी 14, 14 और 5 मिलके कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। 6 एकम 6 और 8 दूनी 16, 16 और 6 मिलके कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 22 हो जाएगा। यहाँ देखिए 5 3 15, 7 चौक 28, तो 28 में जब हम लोग 15 जोड़ेंगे तो हमारे पास 43 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 18 और 32, 18 और 32 जब हम लोग जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो इस प्रकार ये हमारा जो निकल के आया A इंटू बी हो गया, ये भी 2 क्रॉस 2 का है, यानी इसमें कुल कितने एलिमेंट है 4 एलिमेंट है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी कि पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम के साथ करके पहला अवयव निकाला गया, पहली पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम के साथ करके दूसरा अवयव निकाला गया, दूसरी पंक्ति का गुणा पहले कॉलम के साथ करके ये अवयव आया और दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम के साथ करके ये आया। सही ना, मज़ेदार है बिल्कुल, आपको बस देखते जाना और ये बात समझते जाना है, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं यहाँ से। तो 2 क्रॉस 2 का आपको सिखा दिए, 2 क्रॉस 2 पे एक हम क्वेश्चन दे दे रहे हैं, इसका चलो कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा कि कौन कौन से एलिमेंट इसके प्राप्त होंगे, ठीक है। जैसे हम मान ले रहे हैं A बराबर हमारे पास दिया हो 3 -1 4 -6 और B बराबर हमारे पास दिया हो 1 2 3 5, तो हमारे गुणनफल का मान क्या आएगा और उसका क्या ऑर्डर होगा, चलो कमेंट बॉक्स में इसको हमें बताइएगा, ठीक है। अब इसकी परिभाषा क्या होगी, परिभाषा क्या होगी, चलो हमारी बात ध्यान से सुनने। गुणनफल की परिभाषा क्या होगी, यदि हमारे पास समान कोटि के, यदि हमारे पास समान कोटि के कोई दो आव्यूह A व B दिए गए हों तब उन दोनों आव्यूहों का गुणनफल AB उसी कोटि का एक ऐसा आव्यूह प्राप्त होता है, उसी कोटि का एक ऐसा आव्यूह प्राप्त होता है, उसी कोटि का एक ऐसा आव्यूह प्राप्त होता है जो पहले आव्यूह A के संगत पंक्तियों का दूसरे आव्यूह B के संगत स्तंभों के अवयवों के गुणनफल के योगफल से प्राप्त होता है, गुणनफल के योगफल से प्राप्त होता है। चलो कॉपी ध्यान से लिखेंगे। यदि हमारे पास समान कोट के दो आव्यूह A और B दिए गए हों तो उन दोनों आव्यूहों का गुणनफल जो AB आता है वो भी उसी कोटि का एक ऐसा आव्यूह प्राप्त होता है जो पहले आव्यूह A के संगत पंक्तियों का
दूसरे अवयव B के संगत स्तंभों के अवयवों के गुणनफल के योगफल से क्या होता है, प्राप्त होता है। यानी पहले वाले मैट्रिक्स के रो के एलिमेंट से लेने होते हैं और दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम के लेने होते हैं। बस यहाँ पे जिस प्रकार की रो चलती है उसमें उसी प्रकार का क्या चलता है, कॉलम चलता है। संगत कहने का ही मतलब अगर इसमें R1 पंक्ति ले रहे हैं तो उसमें C1 पंक्ति लेंगे, इसमें R1 पंक्ति ले रहे हैं उसमें C2 लेंगे। यानी इधर की पंक्ति के उधर के कॉलम के साथ गुणा होगा, जितने भी कॉलम दिए रहेंगे उनके संगत अवयवों के साथ। और फिर जब एक पंक्ति का सभी स्तंभ में हो जाएगा तो फिर दोबारा जो पंक्ति इसमें बची रहेगी पहले वाले में, फिर उसका फिर से दूसरे वाले अवयव के सभी स्तंभों के साथ गुणा करेंगे। इस प्रकार गुणनफल का, संगत अवयवों के गुणनफल का योगफल जो प्राप्त होगा वही परिणामी AB का हमारा अवयव रहेगा। तो इस प्रकार से हम लोग समझ पाए कि इसकी क्या डेफिनेशन। सब लोग इस डेफिनेशन को बहुत अच्छे से सब लोग ध्यान से अपने कॉपी पे क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे और इसका हमें आंसर जरूर बताएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ये 2x2 का आपको समझा दिए कैसे हम लोग निकालते हैं और डेफिनेशन भी आपको अब समझा दी गई। अच्छा, एक हम 3x3 का देख ले रहे हैं, क्योंकि या तो आप में ये 2x2 का पूछा जाएगा या तो 3x3 का, तो हम एक 3x3 का भी ले लेते हैं। 1 2 3 1 4 2 3 2 1, ये A बराबर हो गया और B बराबर हम लोग ले रहे हैं 1 0 5 6 7 3 3 2 4। अब अगर हमसे कोई कह दे लल्ला A इंटू बी का मान बताइए, ए बी कैसे निकलेगा। अब इस बार 3x3 का है, समान कोटि का है, लेकिन इस बार कितने ऑर्डर का है, 3x3। ये वाला भी 3x3 का है, ये वाला भी 3x3 का है। तो जब हम लोग सबसे पहले ए बी निकालने जाएंगे तो ए और बी की वैल्यू रख लेंगे 1 2 3 1 4 2 3 2 1। ये 3x3 का है इंटू बी 1 0 5 6 7 3 3 2 4 3 2 4 3x3। अब लल्ला हम लोग इसका जब गुणनफल लेने जाएंगे तो आपको भी पता है कि परिणामी भी कितने का आएगा, 3x3 का, क्योंकि ऑर्डर सेम है। तो हम लोग 3x3 का रिजल्ट निकालेंगे। अब निकलेगा कैसे, सब लोग इस प्रोसेस को ध्यान से देखें। हम लोग यहाँ की सबसे पहली पंक्ति उठाएंगे R1, इसका मल्टीप्लाई एक बार हम लोग C1 में यानी पहले कॉलम में करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे कॉलम में करेंगे, फिर उसके बाद तीसरे कॉलम में करेंगे। यानी पहली पंक्ति लेने के बाद जितने भी कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स में रहेंगे बारी बारी से सभी कॉलम में क्या करेंगे, उसका मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किसका करेंगे, संगत अवयवों का। ये बात ध्यान रखना है। तो देखिए, जब पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम में करेंगे तो क्या आएगा, 1 1 कम 1। देखिए हम करके भी दिखा दे रहे हैं, 1 गुणे 1 1 गुणे 1, फिर बीच में क्या लगाएंगे, प्लस। फिर 2 का गुणा 6 में करेंगे, 2 गुणे कितना हो जाएगा, 6, फिर प्लस। 3 है, 3 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3। तो ये तो पहला एलिमेंट आने का तरीका हो गया। R1 का गुणा C1 में कर दिए हम लोग। अब R1 का गुणा C2 में करेंगे तो संगत अवयव का गुणा करें, बीच में गैप कर देंगे आप लोग। 1 गुणे 0 प्लस 2 गुणे 7 प्लस 3 गुणे 2। ये दूसरे एलिमेंट के लिए हो गया। फिर थोड़ा गैप कर दीजिएगा। अब R1 गुणा C3 में 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4। ये हमारा हो गया R1 का गुणा पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में, तीसरे कॉलम में। अब हम लोग R2 इसी प्रकार लेंगे। R2, अब R2 का गुणा एक बार C1 में करेंगे, फिर C2 में करेंगे, फिर C3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 गुणे 1 प्लस 4 गुणे 6 प्लस 2 गुणे 3। फिर जब C2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 गुणे 0 प्लस 4 गुणे 7 और प्लस 2 गुणे 2। जब C3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 गुणे 5 प्लस 4 गुणे 3 और प्लस 2 गुणे 4। ये देखिए R2 का गुणा C1 C2 C3 में हो गया। अब इसी प्रकार हम लोग अब R3 उठाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसका 3 गुणे 1 प्लस 2 गुणे 6 और प्लस 1 गुणे 3। जब C2 में करेंगे लल्लत क्या हो जाएगा, 3 गुणे 0 प्लस 2 गुणे 7 और प्लस 1 गुणे 2। और जब C3 में कर देंगे तो हो जाएगा 3 गुणे 5 प्लस 2 गुणे 3 और प्लस 1 गुणे 4। अब लल्ला
सबके गुणनफल का योगफल ले लेंगे और यही हमारे ए बी के रूप में क्या आ जाएगा, हमारा ए बी का परिणामी आ जाएगा। कितने ऑर्डर का लल्ला, 3 क्रॉस 3 का। देख लीजिए यहाँ पे 1 1 कम 1, 6 दूनी 12 और 3 त्रिका 9, तो 12 9 21 और 21 और 1 22। तो पहला एलिमेंट क्या आ गया, 22 आ गया। आते हैं दूसरे में, यहाँ 1 सुनाइए 0 हो जाएगा, 2 सते 14 और 3 दूनी 6, 14 और 6 मिलके कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 5 3 दूनी 6, 5 11 और 12, 12 में हम लोग 11 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। आइए यहाँ पे 1 6 चौक को 24 और 3 दूनी 6, तो 24 6 30 और 1 31। यहाँ देखिए 0 4 सते 28 और 2 दूनी 4, 28 और 4 मिलके कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यहाँ देखिए 5 12 और 8, तो 12 8 20, 20 और 5 25। यहाँ पे आ जाइए 3 6 दूनी 12 3 15, 15 और 3 18। यहाँ पे आ जाइए 0 7 दूनी 14 और 2 1 कम 2, तो हमारे पास 14 आ गया। 14 और 2 16 हो गया, 14 और 2 16। देख लीजिए फिर से, यहाँ 0 7 दूनी 14 और 2 1 कम 2, 14 और 2 16। यहाँ जाइए 15 15 6 21, 21 और 4 कितना हो जाएगा, 25। तो देखिए ये हमारा क्या आ गया, 3 क्रॉस 3 का गुणनफल आ गया। और हम लोगों ने कैसे निकाला, सब लोग ध्यान से देख लीजिए, सब लोगों ने ध्यान से देख लीजिए। पहला योग कैसे आया, जब R1 का गुणा C1 में किया गया। दूसरा कैसे आया, जब R2 का गुणा C2 में किया गया। यहाँ पे फिर R1 का गुणा C2 में किया गया और यहाँ R1 का गुणा C3 में। यहाँ पे देखिए R2 का गुणा C1 में, R2 का गुणा C2 में, R2 का गुणा C3 में, और यहाँ पे फिर R3 का गुणा C1 में, R3 का गुणा C2 में, R3 का गुणा C3 में। तो ये प्रोसेस है हमारा निकालने का। तो 2 क्रॉस 2 में हमारे पास रिजल्ट जब निकलेगा तो कुल 4 एलिमेंट प्राप्त होंगे। उसी प्रकार जब 3 क्रॉस 3 का हम लोग निकालेंगे तो 9 एलिमेंट प्राप्त होंगे। आप देख भी सकते हैं 9 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये प्रोसेस हो गया 3 क्रॉस 3 का। ये आप लोग फिर से वीडियो को अगर कोई दिक्कत होगी पीछे करिएगा, आराम से देखिएगा तसल्ली से, और अपने कॉपी पे 2 बार प्रैक्टिस करिएगा कि 3 क्रॉस 3 का कैसे निकलता है। सबको बात समझ में आ गई? तो ये तो हो गया 3 क्रॉस 3 का निकालने का प्रोसेस। और सेम प्रोसेस है, पहले अवयव के संगत पंक्तियों का दूसरे अवयव के संगत अवयवों के साथ गुणनफल निकालते जाते हैं और गुणनफल का योगफल ले लेते हैं अवयवों को। तो इस प्रकार हमारा रिजल्ट आ जाता है। अब इसके लिए भी हम आपको एक क्वेश्चन दे दे रहे हैं, सब लोग इसका भी कमेंट बॉक्स में हमें आंसर बताइएगा। जैसे मान लेते हैं ए बराबर दिया गया है 1 4 6 2 3 5 3 1 7, और बी बराबर दिया गया है 2 1 3 3 1 2 2 1 3। अब ये भी 3 क्रॉस 3 का है, ये भी 3 क्रॉस 3 का है। आपको इसका गुणनफल ए बी बताना है, हम आपको बता दे रहे हैं वो भी 3 क्रॉस 3 का आएगा, आप भी जानते हैं। बट उसके एलिमेंट्स क्या होंगे सर, वो बहुत अच्छे से इसको करिएगा। R1 पंक्ति उठाइएगा, इसका गुणा पहले C1 के साथ, फिर C2 के साथ, फिर C3 के साथ करिएगा। फिर उसके बाद R2 उठाइएगा, इसका गुणा C1 के साथ, फिर C2 के साथ, फिर C3 के साथ कीजिएगा। और इसी प्रकार R3 उठाइएगा, इसका गुणा C1 के साथ, C2 के साथ, C3 के साथ। कुल 9 एलिमेंट आपको बनेंगे जैसा सिखाया गया। और आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा ये 9 एलिमेंट कौन कौन से होंगे। तो ये तो हो गया, जब दिए गए अवयव की कोटियाँ समान हो तो हम लोग उसका गुणनफल कैसे निकाल सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं और निकालने का क्या तरीका है। आपको उम्मीद करते हैं बात बहुत अच्छे समझ में आई होगी। सभी लोग एक बार थम्स अप कर दिएगा सेशन को। यहाँ तक की बात अगर आपको सारी क्लियर हो गई होगी, पहला वाला टाइप अगर क्लियर हो गया होगा तो आप लोग जरूर बताइएगा। टाइप 1 सब लोग क्लियर लिख दीजिए एक बार, जिससे ये समझ में आ जाए कि हमारे सभी बच्चे बहुत ही ऑथेंटिकली बात को समझ पाए। और जो दोनों आपको दिए गए हैं होमवर्क, उसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। अब हम लोग टाइप 2 पे आते हैं। टाइप 2 पे आते हैं, इसमें चलो हेडिंग कर लेंगे, ये दिए गए अवयवों की कोटियां भिन्न भिन्न हो। यदि दिए गए अवयवों की कोटियां, यदि दिए गए अवयवों की कोटियां भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न हो यानी ऑर्डर डिफरेंट हो, तब कैसे हम लोग निकालते हैं। अब हम लोग इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है लल्ला, ध्यान से सब लोग हमारी बात समझे। हम मान लेते हैं हमारे पास एक अवयव ए है और एक अवयव बी है। हमारे पास 2 अवयव हैं ए और बी। हम लोग मान लेते हैं हमारे पास जो ए है इसकी जो कोटि है m क्रॉस p है,
जो हमारे पास अवयव बी है इसकी कोटि हमारे पास P क्रॉस N है, P क्रॉस N है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि पहले वाली की कोटि M क्रॉस P है और दूसरे वाले की कोटि P क्रॉस N है। इसका मतलब है दोनों अवयवों की जो कोटियां हैं वह अलग अलग हैं, असमान हैं। कहने का मतलब है डिफरेंट है। कैसी लल्ला? डिफरेंट है। अब अगर कोटियां डिफरेंट रहेंगी तब हम लोग गुणनफल कैसे निकाल सकते हैं, अब हम लोग इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले स्टार पॉइंट में आप लोग पहले इस बात को समझिएगा, यदि दो दिए गए अवयवों की कोटियां क्या हो, अलग अलग हो। यदि दो दिए गए अवयवों की कोटियां क्या हो, अलग अलग हो, लेकिन हमें उनका गुणनफल निकालना हो तो वह गुणनफल तभी संभव है, लिखेंगे हम लोग स्टार पॉइंट में, जब कोटियां भिन्न भिन्न हो, जब कोटियां भिन्न भिन्न हो, जब कोटियां भिन्न भिन्न हो और हमें गुणनफल की बात करनी हो, और हमें गुणनफल की बात करनी हो, और हमें गुणनफल की बात करनी हो, तो गुणनफल इस स्थिति में केवल तभी संभव है, तो गुणनफल इस स्थिति में केवल तभी संभव है केवल तभी संभव है जब दोनों दिए गए अवयवों जब दोनों दिए गए अवयवों जब दोनों दिए गए अवयवों में यह विशेषता मिले, यह विशेषता मिले कि ये दोनों दिए गए अवयवों में यह विशेषता मिले कि अवयव ए यानी पहले अवयव ए के स्तंभों की संख्या, अवयव ए के स्तंभों की संख्या बराबर हो अवयव बी के पंक्तियों की संख्या के, अवयव बी के पंक्तियों की संख्या के। यानी अगर अवयव ए के स्तंभों की संख्या बराबर हो अवयव बी के पंक्तियों की संख्या के, तब ऑर्डर असमान होते हुए भी हम लोग उसका गुणनफल क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यह सबसे पहला प्रोसेस, सबसे पहली विशेषता, आपको ये बात याद रखनी है। हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। यदि दिए गए अवयवों की कोटियां क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तो हमारे पास हम मान लें हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है। पहले का ऑर्डर एम क्रॉस पी है और दूसरे का ऑर्डर पी क्रॉस एन है। हम लोग डायरेक्टली देख रहे हैं कि ये दोनों ऑर्डर अलग अलग हैं, यानी डिफरेंट हैं। हमें अगर गुणनफल की बात करनी हो तो हम इसके लिए क्या स्टार पॉइंट बताएं, जब कोटियां भिन्न भिन्न हो और हमें गुणनफल की बात करनी हो तो गुणनफल इस स्थिति में केवल तभी संभव है जब दोनों दिए गए अवयवों में यह विशेषता मिलेगी अवयव ए के स्तंभों की संख्या अवयव बी के पंक्तियों की संख्या के क्या हो, बराबर हो। यानी नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी। अगर ऐसा नहीं मिलेगा तब गुणनफल संभव नहीं रहेगा, लेकिन अगर ये अवयव ए के स्तंभों की संख्या अवयव बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर रहेगी तो आपका जो प्रोडक्ट रहेगा, मल्टीप्लिकेशन रहेगा, लल्ला, वो संभव रहेगा। तो आप लोग देखिए यहाँ पे, अगर मैट्रिक्स ए की जो कोटि है वह एम क्रॉस पी है, यानी अवयव ए के स्तंभों की संख्या क्या है, आप कहेंगे सर पी है। पहले पंक्ति लिखा जाता है फिर स्तंभ लिखा जाता है, तो स्तंभों की संख्या क्या है, पी है, ठीक है। दूसरे वाले आप मैट्रिक्स बी में आएंगे तो इसका ऑर्डर क्या है, पी क्रॉस एन है। अब अगर इसमें हम पूछेंगे पंक्ति क्या है तो आप कहेंगे सर पी है, क्योंकि पंक्ति पहले नंबर पे आती है। तो हम लोग यहाँ से क्या विजुअल देख रहे हैं, यहाँ से हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है कि अवयव ए के स्तंभों की संख्या क्या है, अवयव ए के स्तंभों की संख्या क्या है, अवयव ए के स्तंभों की संख्या क्या है, आप कहेंगे सर पी है। अच्छा, अवयव बी के पंक्तियों की संख्या क्या है, अवयव बी के पंक्तियों की संख्या क्या है, तो आप कहेंगे सर अवयव बी के पंक्तियों की संख्या भी पी है। तो स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर हो गई। पहले वाले अवयव ए के स्तंभों की संख्या दूसरे वाले अवयव बी के पंक्तियों की संख्या बराबर हो गई। और हम लोग यही कंसेप्ट अभी पढ़े हैं, यदि अवयव ए के स्तंभों की संख्या अवयव बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो जाएगी तो उनका गुणनफल संभव है। The product or multiplication is possible when the number of columns in matrix A equal to number of rows in matrix second। अगर ऐसा हो और यहाँ पे हमें डायरेक्टली ये बात बिल्कुल 100% मिल रही है तो हम लोग कहेंगे अतः ए बी संभव है, अतः
ए इंटू बी संभव है। अतः ए इंटू बी क्या है, संभव है। अब सबसे अंतिम में बात ये आई कि जो ए बी निकल के आएगा, जब ऑर्डर सेम होता था तब हम आपको बताए जिस ऑर्डर के मैट्रिक्स दिए रहेंगे सेम उसी ऑर्डर का प्रोडक्ट फाइनली आएगा, मल्टीप्लिकेशन आएगा। बट इस कंडीशन में जब ऑर्डर अलग अलग है तब हमारा परिणामी क्या आएगा, तो आप हमेशा याद रखिएगा ए इंटू बी का जो क्रम होगा या जो ए इंटू बी की कोटि होगी वह क्या होगी, सब लोग इस पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या यहाँ समान है, इन दोनों को हम लोग छोड़ देंगे, इसको समझ आए कट कर देंगे इस तरह से। क्या क्या बचा हमारे पास, पहले वाले का यम बचा और दूसरे वाले का क्या बचा, यन बचा, और इन दोनों के बीच में क्या लगा दीजिएगा, क्रॉस लगा दीजिएगा। यही आपका जो मल्टीप्लिकेशन होके आएगा वह उसके मल्टीप्लिकेशन का यानी परिणामी का ऑर्डर हो जाएगा, और ऑर्डर लल्ला क्या हो जाएगा, यम क्रॉस यन। तो जब हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स ए और बी इस प्रकार दिए रहेंगे जिसमें इस कंडीशन को फॉलो होता आपको दिखेगा कि पहले के स्तंभों की संख्या दूसरे के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, तो जो दोनों कॉमन चीज़ें होती है उसको हम लोग कट कर देते हैं अपने मन में, और जो बचता है पहले वाले का पहला और दूसरे वाले का आखिरी, इन दोनों के बीच में क्रॉस लगा देते हैं। वही हमारा जो परिणामी गुणनफल होता है उसका कोटि होता है, उसका ऑर्डर होता है। एक बार सब लोग थम्सअप करिएगा सेशन को, बताइएगा कि हाँ सर ये वाली पूरी जो कंसेप्ट की क्लियरिटी अब हम लोगों को हो गई है कि जब हमारी कोटियाँ अलग अलग रहेंगी फिर भी हम लोग गुणनफल कब संभव करा सकते हैं, और क्या ऐसी विशेषता हमें मिलेगी कि हम लोग कहेंगे कि प्रोडक्ट निकाला जा सकता है। तो बहुत ही शानदार कंसेप्ट था, उम्मीद करते हैं हमारे सभी बच्चे समझ पाए होंगे। अब इसको हम लोग अप्लाई करके देखते हैं जिससे हमारा ये कंसेप्ट और भी ज़्यादा विस्तृत हो और बहुत मज़ेदार तरीके से हम लोग इसको आगे समझ पाएँ। अब जैसे मान लेते हैं लल्ला हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसकी कोटि यहाँ मान लेते हैं हमारे पास 2 क्रॉस 3 की, और एक मैट्रिक्स बी है जिसकी कोटि हम 3 क्रॉस 4 की ले लेते हैं। अब आप लोग देख रहे हैं, अगर आपसे पहले कोई पूछे, पहले बताइए ए बी संभव है कि नहीं, ए बी यानी गुणनफल संभव है कि नहीं, और दूसरा क्वेश्चन कोई पूछ दे कि जो परिणामी आएगा यानी जो ए बी आएगा परिणामी की कोटि क्या होगी, परिणामी की कोटि यानी ऑर्डर क्या होगी, तो आप क्या बताएंगे। सबसे पहले आप देखेंगे, आप कहेंगे सर दोनों का जो कोटि है वह अलग अलग है। अब हम लोग देखते हैं जो आप हमें कंसेप्ट बताए थे वो फॉलो हो रहा है कि नहीं। पहले के स्तंभों की संख्या 3, दूसरे के पंक्तियों की संख्या 3, तो पहले के स्तंभों की संख्या दूसरे के पंक्तियों की संख्या के बराबर है, इसका मतलब जो है वह गुणनफल संभव है, यानी a इंटू बी निकाला जा सकता है। तो आपसे पूछा गया पहला क्वेश्चन ए बी संभव है कि नहीं, तो आप कहेंगे हाँ यह संभव है। क्यों है, क्योंकि आप कारण भी देंगे संभव है, तो आप कहेंगे हाँ संभव है क्योंकि पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या या आव्यूह ए के स्तंभों की संख्या, क्योंकि आव्यूह ए के स्तंभों की संख्या आव्यूह बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर है, आव्यूह बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर है। ये बात बिल्कुल अब आपको 100% समझ में आ गई हो कि जब ये वाली कंसेप्ट बनेगा तब गुणनफल संभव रहेगा, और यहाँ पे यह साफ आपको दिखाई दे रहा है, विजिबल है कि यह फॉलो हो रहा है, इसीलिए ये भी संभव है। अब परिणामी की कोटि क्या बनेगी, जो रिजल्ट आएगा ए इंटू बी की, उस पर चर्चा करते हैं। तो हम आपको बताए थे जो कॉमन है स्तंभ और पंक्ति उसको आप हटा दीजिए, पहला वाला बचेगा और आखिरी वाला बचेगा, वही परिणामी कोटि हो जाएगी, यानी 2 और 4 और इसके बीच में क्या लगा देंगे, क्रॉस, यानी रिजल्टेंट का जो ऑर्डर आएगा ए इंटू बी का, उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा लल्ला, 2 क्रॉस 4 हो जाएगा, और यही 2 क्रॉस 4 इसका क्या हो जाएगा, परिणामी बनेगा। इस ऑर्डर का परिणामी प्राप्त होगा। उम्मीद करते हैं सबको बात समझ में आ गई। एक और हम एग्जांपल लेके इसी पे, अभी हम आपको निकालना नहीं बता रहे हैं, अभी सिर्फ ऑर्डर और ए बी संभव नहीं, केवल ये बात समझा रहे हैं। दूसरा ले रहे हैं, अगर मान लेते हैं ए बराबर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसका जो ऑर्डर है 1 क्रॉस 3 है, और एक दूसरा है जिसका मैट्रिक्स हमारे पास 3 क्रॉस 4 है। कोई पूछ दे बताओ ए बी संभव है कि नहीं, तो आप कहेंगे हाँ सर ए बी संभव है, क्योंकि पहले के स्तंभों की संख्या दूसरे के पंक्तियों की संख्या के क्या है, बराबर है। और दूसरा पूछ दे जो ए बी निकलेगा उसकी परिणामी कोटि क्या होगी, उसकी परिणामी ऑर्डर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर जो ये स्तंभ और पंक्ति कॉमन वाला रहता है इसको हम लोग हटा देते हैं, तो हमारा परिणामी क्या हो जाएगा 1 क्रॉस 4 का।
पहले वाले अवयव की शुरुआत वाला और आखिरी वाले अवयव के आखिरी वाला जब हम लोग ले लेंगे तो हमारा परिणामी बन जाएगा। एक इसी तरह और देख लीजिए, अगर अवयव ए में हम मान लेते हैं ऑर्डर है 2x3 का और अवयव बी में मान लेते हैं हमारे पास ऑर्डर है 3x5 का, तो पहली बात ए बी संभव है कि नहीं, तो आप कहेंगे हाँ सर ए बी संभव है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं यहाँ स्तंभों की संख्या यहाँ पंक्तियों की संख्या के बराबर है। और दूसरा परिणामी का ऑर्डर क्या आ जाएगा, परिणामी ए बी का ऑर्डर क्या आ जाएगा, आप कहेंगे ये 3 हटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 2x5, 2x5। ठीक है, एक आखिरी एग्जाम्पल इस टाइप का बता दे रहे हैं। अगर मान लेते हैं हमारे पास इसका ऑर्डर है 1x3 या मान लेते हैं हमारे पास इसका ऑर्डर है 3x2, इस तरह से आप देखिए, और इसका ऑर्डर मान लेते हैं हमारे पास है 2x3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए इसको स्टार कर लीजिएगा कॉपी पे। ए का है 3x2 और बी का है 2x3। तब आपसे कोई पूछ दे बताइए ए बी पॉसिबल है कि नहीं, हमें केवल क्या देखना है, पहले स्तंभों की संख्या दूसरे के पंक्तियों की संख्या के बराबर है कि नहीं, तो आप कहेंगे हाँ सर बराबर है, तो इसका मतलब ए बी क्या है, पॉसिबल है। और परिणामी का ऑर्डर क्या आ जाएगा, आप कहेंगे सर जो ये दोनों कॉमन इसको हम लोग हटा देते हैं, जो बचा दोनों वो हमारा परिणामी हो जाएगा 3x3। आपको इसका पंक्ति और इसका स्तंभ नहीं देखना है, पहले वाले का स्तंभ देखना है और दूसरे वाले की पंक्ति देखनी है, ये दोनों बराबर हो जाएगा, ए बी पॉसिबल है। और जो उसको काटने के बाद बचेगा पहला और आखिरी, उसके बीच में क्रॉस लगा दीजिएगा, वह उसके परिणामी की कोटि हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं हमारे सभी बच्चे ये पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ पाए होंगे कि कब हम लोग जान पाएंगे कि पॉसिबल है और किस ऑर्डर का पॉसिबल है, ये सबको बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, हम आपको 2-3 क्वेश्चन इस पे पूछ दे रहे हैं, 2 बातों का आंसर आपको देना है। पहला, क्या ए बी संभव है, और दूसरा परिणामी ए बी की कोटि क्या होगी, परिणामी ए बी की कोटि क्या होगी। ठीक है, दोनों हर क्वेश्चन के लिए इन्हीं दोनों का आंसर आपको देना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है ए, अगर मान लेते हैं ए की कोटि हमारे पास है 2x4 और बी की कोटि हमारे पास 4x3, तो इन दोनों के ऊपर ये दोनों क्वेश्चन के आंसर क्या बनेंगे, इसकी संभव क्या ए बी संभव है कि नहीं, और परिणामी ए बी कोटि क्या होगी आपको बताना है। एक क्वेश्चन और है, अगर ए का मान लेते हैं हमारे पास है 1x3 और बी का हमारे पास 3x1, तो आपको इसमें भी बताना है क्या ए बी संभव है कि नहीं और ए बी की कोटि क्या आएगी। एक तीसरा भी हमारे पास, अगर मान लेते हैं ए की कोटि हमारे पास 2x3 और बी की कोटि हमारे पास 3x5, 3x6 कर दे रहे हैं, तो आपको इस सेम दोनों क्वेश्चन बताना है ए बी पॉसिबल है कि नहीं, और साथ ही साथ परिणामी ए बी की कोटि क्या होगी आपको ये डेफिनेटली बताना है। तो ये तो सारी चर्चा हो गई इसके कंसेप्ट के ऊपर कि कब पॉसिबल रहेगा और क्या परिणामी बनेगा। इसका हम आपको एक एग्जाम्पल करके दिखा रहे हैं, सब लोग हमारी बात को ध्यान से समझेंगे। तो आपसे कोई टाइप 2 पूछेगा कब पॉसिबल है, तो आप क्या बताएंगे, आप बताइएगा सर जी बताए हैं कि यदि हमारे पास कोई 2 अवयव ए और बी इस प्रकार दिए गए हों कि ए में यम क्रॉस पी ऑर्डर का हो, यम क्रॉस पी ऑर्डर का हो ए, और बी जो है वह पी क्रॉस एन ऑर्डर का है, अर्थात पहले के स्तंभों की संख्या दूसरे के पंक्तियों की संख्या के बराबर है, तो जो हमारा परिणामी ए बी आएगा उसका जो ऑर्डर होगा वह यम क्रॉस एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यम क्रॉस एन। ये दोनों हटा देंगे तो यम और क्रॉस एन जो बचा हुआ परिणामी ए बी का क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। तो कोटियां असमान होते हुए भी हम लोग उसका गुणनफल निकाल सकते हैं। टाइप 2 के आधार पे हम लोग ये समझ पाए, केवल ये कंडीशन मिलनी चाहिए कि पहले के स्तंभों की संख्या दूसरे के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो जाए, तो परिणामी हमारा जो प्राप्त होता है वह जो दोनों में कॉमन होते हैं स्तंभ और पंक्ति उनको हटा देते हैं, तो शेष जो दोनों बचता है उसको मिलाने से हमारा परिणामी रिजल्टेंट ऑर्डर तैयार हो जाता है। तो ये कंसेप्ट हो गया, ये पूरी कहानी हो गई। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे ए बराबर मान लेते हैं दिया गया है 2, 3, 4, कोई आपसे पूछेगा कितने ऑर्डर का है, तो आप कहेंगे 3 पंक्तियां हैं और एक स्तंभ है। ठीक है, और एक दूसरा हमारे पास है 1, 2, 3। यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप कहेंगे एक पंक्ति है और 3 क्या है, स्तंभ है। अब पहला क्वेश्चन आपसे कोई पूछे बताइए ए बी पॉसिबल है कि नहीं, दूसरा क्वेश्चन आपसे कोई पूछे ए बी जो आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, ए बी का ऑर्डर क्या होगा परिणामी, और तीसरा कोई पूछ दे ए बी वास्तव में आप निकाल के दिखाइए ए बी क्या होगा। हम लोग तीनों के ऊपर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपसे कोई पूछेगा ए बी पॉसिबल है कि नहीं, तो आप कहेंगे यस, क्योंकि पहले वाले के स्तंभों की संख्या दूसरे के
पंक्तियों की संख्या के बराबर है, इसमें एक है, इसमें भी एक है, ठीक है। तो पहली बात तो पॉसिबल है। दूसरा, परिणामी का ऑर्डर क्या होगा, तो जब ये कॉमन वाला हटा देंगे स्तंभ और पंक्ति को, तो हमारे पास बचा क्या, 3 क्रॉस 3। अब हम लोग निकाल के देख लेते हैं 3 क्रॉस 3 में क्या क्या आएगा। यहाँ देखिए ये एक ही अवयव है जो R1 का निर्माण कर रहा है, पहली पंक्ति। तो पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, इससे ज़्यादा कोई है ही नहीं, बीच में प्लस लगाना पड़े यहाँ। फिर पहली पंक्ति का गुणा दूसरे में हो जाएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 2 तियाँ 6 हो जाएगा। अब 3 का इसी तरह करेंगे, अब दूसरी पंक्ति उठाएंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, फिर 3 दूनी 6 हो जाएगा, और फिर 3 त्रिका 9 हो जाएगा। अब तीसरा इसी तरह उठाएंगे, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 तियाँ 12 हो जाएगा। तो देखिए परिणामी हमारा कितने ऑर्डर का आ गया, 3 क्रॉस 3 का। तो ये निकालने का प्रोसेस है जब कोटियाँ क्या रहेंगी, अलग अलग। R1 का गुणा C1 में एक अवयव 2 एकम 2, यहाँ पे एक्चुअली आ जाएगा 2, ठीक है, 2 है ना, 2 एकम 2, यहाँ पे 2 एकम 2, और फिर 2 दूनी 4, और फिर 2 तियाँ 6, फिर 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6, और फिर 3 त्रिका 9, फिर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और 4 तियाँ 12। तो ये हो गई पूरी कहानी ए बी निकालने का। अच्छा, एक एग्जाम्पल और लेते हैं बड़ा सा थोड़ा। जैसे हम मान लेते हैं हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, ये हो गया हमारा 2 क्रॉस 3 का। मान लेते हैं B बराबर हमारे पास है 1 2 1 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास है 3 क्रॉस 3 का। तो आप देखिए पहले के स्तंभों की संख्या दूसरे के पंक्तियों की संख्या के बराबर है, तो ए बी संभव है। किस ऑर्डर का आएगा, पहला वाला और आखिरी वाला ले लेंगे। 2 क्रॉस 3 का आएगा, 2 क्रॉस 3 का हम लोग निकाल लेते हैं। 2 क्रॉस 3 का मतलब 2 पंक्ति और 3 स्तंभ। तो पहले हम लोग R1 का गुणा करते हैं C1 में, तो हमारे पास हो जाएगा 1 एकम 1 प्लस 2 तियाँ 6 और प्लस 3 छक 18। फिर जब पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ में कहेंगे 2 एकम 2 प्लस 4 दूनी 8 और प्लस 7 त्रिक 21। और फिर जब पहले पंक्ति का तीसरे स्तंभ में करेंगे तो 1 एकम 1 प्लस 2 पचे 10 और प्लस 3 वठे 24, ठीक है। अब हम लोग दूसरी पंक्ति को इसी तरह उठाएंगे तो 4 एकम 4, 5 तियाँ 15 और 6 गुणा 6 में करेंगे 36 हो जाएगा, यानी 4 प्लस 15 प्लस 36। अब दूसरे में जब करेंगे 8 प्लस 20 और प्लस 42, 4 प्लस 25 और प्लस 48। तो हमारे पास आ कितना जाएगा, परिणामी देखिए आ गया हमारे पास कितने का, 2 क्रॉस 3 का, 2 पंक्ति और 3 स्तंभ। तो जोड़ के लिख लीजिए 18 6 24 1 25, 8 2 10 और 21 10 31, 10 1 11, 24 2 34 1 35। यहाँ हो जाएगा 36 15 51 और 4 55। यहाँ हो जाएगा 28 42 42 52 62 8 70 और यहाँ 48 58 68 5 73 और 4 77। तो ये हमारा देखिए परिणामी 2 क्रॉस 3 हो गया। तो जब हमारे पास ऑर्डर अलग अलग भी रहेंगे तो हम लोग इस प्रकार से अपने कंसेप्ट को अगर सही से अप्लाई करेंगे तो हम उसका ऑर्डर भी बता पाएंगे और कैसे निकल के आएगा वो भी बता पाएंगे। केवल आपको सही से तसल्ली से गुणा करना है, ठीक है। तो ये भी एग्जाम्पल इसका हो गया। एक हम लोग और ले लेते हैं। मान लेते हैं ए बराबर हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कितने ऑर्डर का है आप लोग देखिए, 2 क्रॉस 4 का। और एक दूसरा है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। ये किस ऑर्डर का है, तो आप कहेंगे सर 4 पंक्ति और 2 स्तंभ, यानी 4 क्रॉस 2 का। आप इसमें बता दीजिए क्या आ जाएगा। तो पहले के स्तंभों की संख्या दूसरे के पंक्तियों की संख्या के बराबर है, ए बी पॉसिबल है। और किस ऑर्डर का आएगा, पहला और आखिरी जो बचा 2 क्रॉस 2 का, यानी कुल 4 एलिमेंट आएंगे 2 क्रॉस 2। पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 एकम 1 प्लस 2 तियाँ 6 3 पचे 15 और 7 चौक 28। पहली पंक्ति का गुणा आप दूसरे स्तंभ में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 4 दूनी 8 6 त्रिक 18 और 4 वठे 32। अब दूसरी पंक्ति का गुणा पहले कॉलम में करेंगे 5 18 35 56।
दूसरे पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में करेंगे, 10, 24, 42, 64। सिर्फ सबको जोड़ देंगे, जो आएगा लल्ला वो हमारा आंसर हो जाएगा। 28 और 15 43, और 43 और 7 50 हो गया। यहाँ पे देखिए 32, 18 50, 50 और 10 कितना हो जाएगा 60। अब यहाँ देखिए सब लोग, 18 5 23 35 56, 23 35 56, 6 5 11 3 14 1, 5 3 8 2 10 1 11 114। और यहाँ कितना आ जाएगा 24 10 34, 64 42 34, 4 2 6 4 10 1, 6 4 10 3 13 1 14 140, 2 क्रॉस 2। तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं जब ऑर्डर अलग अलग भी रहेगा तो आप लोग बड़े आसानी से इन सारे कंसेप्ट को अप्लाई करके आप गुणनफल निकाल सकते हैं। अब आपको गुणनफल में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार सभी लोग लिखिए, जितने लोग अभी जुड़े हुए हैं, ऑल क्लियर सर, ऑल क्लियर, टाइप 1 एंड टाइप 2 इज क्लियर। जल्दी से लोग लिखें टाइप 1 एंड टाइप 2 इज क्लियर। एक बार सभी लोग लिख देंगे जिससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि आप लोगों को बातें बहुत ही अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गई। अब आपको कभी भी कोई दिक्कत इसमें होने वाली नहीं है, ठीक है। जल्दी से लोग बता दें, फटाक से सब लोग एक बार बता दें कि ये बात आपको समझ में आ गई। एक छोटी सी टॉपिक आपको और आज पढ़ा दे रहे हैं, आव्यूहों का अदिश संख्या से गुणन, या इसी को हम लोग अदिश गुणनफल कह देते हैं। अदिश गुणनफल यानी स्केलर प्रोडक्ट या स्केलर मल्टीप्लिकेशन। किसी भी अवयव का अदिश संख्या किसी स्केलर से, स्केलर का मतलब इसमें दिशा नहीं होती, केवल नॉर्मल एक वास्तविक संख्या कोई भी हो सकती है, उससे अगर मल्टीप्लाई करना हो तो लल्ला मान लेते हैं यदि हमारे पास कोई अवयव ए है, यदि हमारे पास कोई अवयव ए है और व्यापक रूप में कोई अदिश संख्या क्या है, के है, व्यापक रूप में कोई अदिश संख्या क्या है, के है, तब अगर हम लोग k इंटू ए का मान निकालेंगे, k इंटू ए का मान निकालेंगे तो अवयव ए के जितने भी अवयव होंगे, अवयव ए के जितने भी अवयव होंगे, अवयव ए के जितने भी अवयव होंगे वह पहले की अपेक्षा k गुना हो जाएंगे, वह पहले की अपेक्षा k गुना हो जाएंगे, k गुना हो जाएंगे, k गुना हो जाएंगे, क्योंकि सभी अवयवों में क्यों k का गुणा हो जाएगा, क्योंकि सभी अवयवों में k का गुणा हो जाएगा। तो आपसे कोई पूछे कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स A है और कोई अदिश व्यापक रूप में K है, तो जब हम लोग किसी K का किसी पूरे अवयव A में मल्टीप्लाई करेंगे तो परिणामी क्या होगा, तो आप कहेंगे जो परिणामी आएगा उसके जो अवयव हैं वह पहले की अपेक्षा क्या हो जाएंगे, K गुना हो जाएंगे, क्योंकि सभी अवयवों में उस K का क्या हो जाएगा, गुणनफल किया जाएगा, इस वजह से वह पहले की अपेक्षा K गुना हो जाता है। जैसे अगर आपके पास A बराबर लिखा गया है ABCD, तो अगर हम लोग k इंटू ए की वैल्यू निकालेंगे तो k इंटू ए का मतलब लल्ला ABCD, तो हमारे पास जब k का मल्टीप्लाई करेंगे सभी अवयवों में k का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो A के आ जाएगा, B के आ जाएगा, C के आ जाएगा और D के आ जाएगा, अर्थात यह हमारा किसी भी अदिश के साथ किसी अवयव का क्या है, गुणनफल है। उम्मीद करते हैं आप ये बात समझ पाए होंगे। अगर व्यापक रूप में न लें, कोई नॉर्मल एग्जाम्पल लें, जैसे A बराबर हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का, और इसमें हम लोगों को मान लेते हैं 4 का गुणा करना हो, यानी में 4a की वैल्यू निकालनी हो, तो 4a का मतलब है 4 इंटू 1 2 3 4 5 6, तो यह प्रत्येक अवयव को 4 गुना कर देगा। तो 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौको 16, 4 पचे 20 और 4 छक 24। इसके ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल जो एलिमेंट्स रहेंगे वो उतने ही गुना हो जाएंगे जितने वास्तविक संख्या से उसका क्या किया जा रहा है, मल्टीप्लाई किया जा रहा है, जो व्यापक रूप में क्या कहा जा रहा है, k कहा जा रहा है। तो अदिश गुणनफल बहुत ही आसान है, केवल उतने गुना हो जाएगा जिस संख्या से आपका गुणा किया जाएगा। सबको बात समझ में आ गई? तो उम्मीद करते हैं आपको यह अदिश गुणनफल का कंसेप्ट भी समझ में आया होगा। अब गुणनफल की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं बहुत अच्छे लेवल की हैं, परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, उन सारे चीज़ों के ऊपर चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज की सभी बातें सब लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। कोई दिक्कत परेशानी होगी तो चाहे
टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से, चाहे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। यहाँ तक के नोट्स प्रॉपर तैयार कर लीजिएगा। हम लोग कल वाली वीडियो में वहीं से आगे बढ़ेंगे जहाँ पे आज हम लोग यहाँ पे टॉपिक अपने रोक रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग माता पिता का सम्मान करते रहिए, सत्य का पालन करते रहिए और अपने सभी जो भी आपके पढ़ाई संबंधी कर्तव्य है उसको सब लोग पूरा करते रहिए और रेगुलर पढ़ाई करिए। बीच में व्यवधान नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप रेगुलर 1 घंटा पढ़िए, आधा घंटा पढ़िए, लेकिन पढ़ते रहिए और नोट्स को बार बार रिवाइज करते रहिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।